मंजिलें राह का हाल सुनाती हैं, राह में खड़ी परेशानियों को मुंह चिढ़ाती हैं। पकड़ हाथ अपने मुसाफिर का दोस्तों, मंजिलें उसे खुद से मिलाती हैं। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि कक्षा 10वीं जब हम आते हैं तो 9वीं की कुछ परेशानियों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। परेशानियाँ ऐसी कि वहाँ क्या नहीं बना था, क्या हमें और पढ़ लेना चाहिए था, क्या 10वीं में आएगा जो हम करेंगे। तो ये जो मंजिल तक पहुँचने का रास्ता होता है, ये मंजिल ही बता पाती हैं कि इस रास्ते पर आते हुए इस मुसाफिर ने क्या परेशानियां झेली हैं। लेकिन जब वो देखती हैं कि रास्ते पर चलने वाला मुसाफिर अपनी मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर अडिग है, वो डरता ही नहीं है, तो मंजिल भी उस परेशानी से हंसकर कहती हैं, तू कहाँ तक रास्ते का रोड़ा बनेगी, मेरा जो मुसाफिर है वो मुझे प्राप्त कर ही लेगा। और धीरे 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 उसको राह सूझने लगती है और मंजिल उनका हाथ फैलाकर स्वागत करती है। जी हाँ, तो आपका स्वागत कर रही है कक्षा 10वीं, जहाँ पर आप लेंगे अच्छे अंक। तो इन्हीं बातों को मैं बताने वाली हूँ गीतांजलि अंधेरिया, और वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो यहाँ पर देखिए कि क्या बताएंगे हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज और कृतिका में। 10वीं बोझ में मत लीजिए, 10वीं को प्यार से अपनाइए। 9वीं में अपना वेश आप तैयार कर चुके हैं, 10वीं में तो बस ऊपर की तरफ बढ़ना है और बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब हम ये कहते हैं हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे, तो ये अवश्य है, ये जरूरी है कि आप कर लोगे। डटे रहो, अड़े रहो, कोई ना आपका फिर पैर पीछे खींच पाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो मन में हमारे आता है कि कैसा प्रश्न पत्र होगा, कैसा ब्लूप्रिंट होगा, कौन से ऐसे पाठ हैं जो आएंगे, और आएंगे तो सही पर कितने नंबर के आएंगे, क्या पूछा जाएगा उसके अंदर से, कैसे वस्तुनिष्ठ होंगे, क्या व्याकरण का भाग होगा, क्या सारी व्याकरण पढ़ना पड़ेगी, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कुछ कम ज़्यादा हो जाए, कुछ रह जाए, कुछ छोड़ दिया जाए, बिल्कुल होगा। तो इसी का इंतज़ार आपका समाप्त करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आपके लिए प्रसन्नता और बधाई आपको दें कि निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये पाठ आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। कौन सा पाठ है ये? काव्य खंड के हैं ये। तो सबसे पहले क्षितिज भाग 2 जो कक्षा 10वीं की पुस्तक है, इसमें देव सवैया कवित्त ये जो पाठ है ये पूरे तरीके से हट गया है, कुछ भी इस पाठ में से नहीं आने वाला। गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। ऋतुराज कन्यादान, ये वाला पाठ भी आपके सिलेबस से बाहर है। तो बधाई हो आपको, ये तीनों पाठ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। थोड़ा सा तो निश्चिंत और मुस्कुराहट चेहरे पर लाइए कि 3 पाठ हटा दिए गए हैं। अब थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा हमको। तो पढ़ना क्या पड़ेगा भाई, वही देखते हैं आगे। ये तो हट चुके हैं, आप जरा अपनी बुक्स में इसको टिक कर लीजिएगा कि कौन से पाठ ये जो नहीं आने वाले हैं। अब इसी में अभी आने वाले तो बाद में, पहले गद्य खंड भी तो है हमारा। तो गद्य खंड में से कौन से ऐसे पाठ हैं जिन जो आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जो पाठ है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कुतर्क जो दिए जाते हैं, लोगों ने तर्क दिए हैं, वो उनका खंडन कुछ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो किया था, वो पाठ फिलहाल तो आपकी इसमें नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये वाला पाठ भी सिलेबस से अभी हट चुका है। कृतिका से देखिए, कृतिका भाग 2 में यही ठहियाँ छुलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ भी नहीं है आपके लिए। जार्ज पंचम की नाक, ये पूरा पाठ आपके सिलेबस से हट चुका है। तो वहाँ पर भी 3 थे और यहाँ पर 2 और 2 4, तो यहाँ पर 7 पाठ जो आपके गद्य काव्य कृतिका से मिलाकर हैं वो हट चुके हैं। थोड़े से हम रिलैक्स हुए हैं। हो, लंबी सांस, इतना कम पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, तो पढ़ना क्या पड़ेगा इस पर भी नजर डालते हैं। काव्य खंड क्षितिज का जो पाठ है,
कवि का नाम है सूरदास। सूरदास पर ये पाठ आधारित है। पाठ की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मन की मन ही मांझ रही। ये जो अलग अलग पंक्तियां ली हैं, एक में दिया है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो कुछ पंक्तियों में था मन की मन ही मांझ रही, तो कोई दूसरा अंतरा शुरू हो रहा था हमारा ही हरिहारिल की लकड़ी, तो एक अगला अंतरा लास्ट शुरू हो रहा था हरिहर राजनीति पड़ी आई। ऐसी पंक्तियां आपको 4 पैराग्राफ में वहाँ मिलेंगी। तो वो सूरदास जी के पद हैं जो कि ब्रज भाषा में यहाँ पर लिखे हुए हैं। उद्धव की यहाँ पर चर्चा है और गोपियों के साथ। दूसरा जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ये भी काव्य खंड का पाठ है, ये हम पढ़ेंगे, ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ, ये हमारा काव्य खंडी चल रहा है अभी। उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये लिखा हुआ है। यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये नागार्जुन द्वारा लिखे थे, ये भी पाठ्यक्रम में शामिल है। मंगलेश डवराल, ये संगतकार के द्वारा रचित है और ये पाठ भी आपके पाठ्यक्रम में है। कृतिका भाग 2 से क्या आने वाला है, तो कृतिका से जो आने वाला है वो है माता का अंचल। ये शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखे थे, ये आपको पढ़ाया जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकरिया के द्वारा रचित लिखित है ये, तो ये भी आपके सिलेबस में सम्मिलित है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञे ने लिखा है भाई, मैं क्यों लिखता हूँ, लिखी गई। आगे देखिए पढ़ेंगे हम गद्य खंड। गद्य खंड में जो पाठ हटा दिए गए हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा हुआ, ये आपके सिलेबस में सम्मिलित है। बाल गोविंद भगत के द्वारा बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बैनीपुरी के द्वारा लिखा हुआ है। लखनवी अंदाज यशपाल ने लिखा है। ये कहानी यह भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखित है। नौबत खाने में यवादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। और संस्कृति ये भदंत आनंद और कौशल्यायन के द्वारा ये लिखी हुई लिखता हूं, तो ये भी आप पढ़ेंगे। तो वहां पर वो कृतिका और काव्य गद्य खंड आपको वहां पर बताए गए। अब यहाँ पर आता है आपका वार्षिक बोर्ड के आधार पर किस तरीके से भार विभाजन होगा, किस तरीके से अंकों का विभाजन किया गया, क्योंकि ये अंक ही तो हमारे कंधों को झुका देते हैं। ये अंक ही हमारे कंधों को क्या कर देते हैं, डगमगाने लगते हैं। ये अंक ही तो डरा देते हैं कि कितने आएंगे, कैसे आएंगे और कितने नंबर से हम पास तो हम हो ही जाते हैं, क्या नंबर पर हमारी मेरिट लिस्ट चली जाएगी, तो वो नंबर आएंगे कहाँ से, बस वही भार विभाजन है। यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न से संबंधित है। खंड आ में कुछ जो विषय वस्तु दी जाएगी जिससे बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे वो है आपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, आपकी चिंतन क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे, अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ये आपके एमसीक्यू होंगे। कैसे होंगे, खंड आ में, मतलब खंड आ नहीं, इसी के अंतर्गत आ दिया हुआ है। आपठित गद्यांश होगा जो लगभग 250 शब्दों का होगा। 5 प्रश्न होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे, विकल्प के बिना, मतलब इसमें पांचों के पांचों प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, किसी प्रकार का विकल्प यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। ये 5 नंबर के हैं। एक आपठित काव्यांश भी है, लगभग 120 शब्दों का ये है, और इसमें भी कितने होंगे, ये 5 प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे और पांचों आपको ये करने होंगे। 5 प्रश्न 5 नंबर का गद्य खंड और काव्य खंड, तो ये जो हमारा खंड आ है ये 10 नंबर का हो जाएगा गद्य और काव्य के प्रश्नों के साथ। अब जो बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ में होंगे, ये तो हो गए आपके गद्यांश से संबंधित 5-5 नंबर के, पर बहुविकल्पी की भी चर्चा हुई है खंड आ में। वो कैसे आएंगे, वो 16 नंबर के होंगे और व्याकरण पर आधारित आपको पूछे जाएंगे। व्याकरण से संबंधित प्रश्न बनेंगे जो कि आएंगे तो 20, लेकिन करने होंगे आपको कितने, 16 करने होंगे। 20 प्रश्न 16 करने होंगे आपको। तो 16 प्रश्न जो होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे और ये कैसे होंगे, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब एमसीक्यू बहुविकल्पी, विकल्प दिए जाएंगे इसमें आपको। और ये कैसा है आपका, एक प्रकार से देखा जाए तो ये विकल्प ऐसा भी विकल्प है कि आपको 20 में से कोई 16 चुनने होंगे जो आपसे बन पाते हों। तो ये भी बड़ा आसान है कि आप कोई भी अपने 16 प्रश्न चुनिएगा, तो ये 16 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर आपने जो खंड आ में देखा, तो खंड आ में क्या देखा कि एक तो
हमारा पठित गद्यांश जा रहा है 5 नंबर का, पठित पद्यांश अपठित गद्यांश जा रहा है, अपठित पद्यांश जा रहा है, और साथ ही व्याकरण से संबंधित 16 प्रश्न बहुविकल्पी जाएंगे। लेकिन वो प्रश्न होंगे कौन कौन से, कैसे प्रश्न आएंगे, कौन सी व्याकरण आएगी, वो यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको दिख रही है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद आएंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के 5 प्रश्न होंगे जो आपको 4 करने होंगे। ठीक है, अब रचना के आधार पर होते हैं ना संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, तो यही रचना के आधार पर है, जो कि 4 अंक होंगे, क्योंकि 4 प्रश्न होंगे। दिए तो जाएंगे 5, करेंगे आप 4, हर प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इस तरीके से वाक्य पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे वो 4 अंकों के होंगे। वाच्य परिवर्तन से संबंधित भी प्रश्न होंगे, वो 4 करने होंगे, लेकिन होंगे कितने, 5, करेंगे आप 4, अंक विभाजन 4, मतलब हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। पद परिचय, अगला जो आपको व्याकरण का पूछा जाएगा वो पद परिचय पूछा जाएगा। किसी भी शब्द का पद परिचय पूछ लेते हैं, तो उसमें भी 4 अंक यहाँ पर डिवाइड हैं, 4 अंक दिए गए हैं, 5 प्रश्न करने होंगे 4, और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो ये 4 अंकों का होगा। अलंकार जो आपको पूछे जाएंगे, शब्द अलंकार के अंतर्गत श्लेष पूछा जाएगा, अर्थ अलंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण पूछा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों में जो होंगे वो निश्चित हैं कि शब्द अलंकार में श्लेष और अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। इनमें से भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 आपको करने होंगे, हर एक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। तो वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, रचना के आधार पर वाक्य निर्माण और यहाँ पर अलंकार, ये 4 4 4 4 नंबर के होंगे। 4 + 4 + 4 + 4 मतलब 16 मार्क्स के ये आपके जो व्याकरण आएगी एमसीक्यू में वो ये आएगी। आगे देखिए, अब आ जाता है गद्य खंड। तो आपने वहां पर देखा कि हमारे 16 नंबर की हमारी व्याकरण हुई थी और 5-5 नंबर के हमने क्या किए थे, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पर। अब ये जो है गद्य खंड और ये इसमें पद्य खंड भी आएगा, मतलब काव्य खंड आएगा जो 7-7 नंबर में डिवाइड होगा। तो गद्य खंड है हमारी क्षितिज से लिया जाएगा, ये कोई अपठित नहीं है, ये पठित ही है, क्षितिज भाग 2 का ही लिया हुआ है। तो किस तरीके के प्रश्न आएंगे यहाँ पर हम देखते हैं। क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर, जो पाठ निर्धारित मतलब जो पाठ आपके सिलेबस में हैं, जो हटा दिए गए हैं वो नहीं, जो पाठ आपके सिलेबस में हैं, जो आप पढ़े हुए हो, उन पाठों पर पाठों के आधार पर विषय वस्तु के ज्ञान, बोध और अभिव्यक्ति पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कैसे प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से जो पठित गद्यांश है उसमें से 1-1 अंक के 5 प्रश्न होंगे, मतलब 5 अंक में पठित गद्यांश होगा। ये किस में जा रहा है, आपका गद्य खंड है। फिर है क्षितिज से ही जो हमारे गद्य पाठ होंगे, गद्य खंड में आ गया ये हमारे बहुविकल्पी। क्षितिज से ही जो निर्धारित पाठ होंगे उसमें कुछ उच्च श्रेणी के प्रश्न होंगे। जैसा कि उच्च श्रेणी के प्रश्न क्या होते हैं, जो हमारा प्रश्न पत्र होता है ये बनाया ही इस तरीके से जाता है कि उसमें निम्न स्तर के बच्चे, मध्यम स्तर के बच्चे पास हो जाएं, और उच्च स्तर के जो बच्चे होते हैं जो वाकई एक लेवल बनाते हैं, एक अपनी रैंक डिसाइड करके रखते हैं, ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो वहीं पर कंपटीशन तय करते हैं। बाकी तो बहुत लगभग पूरा प्रश्न पत्र बन जाता है, पर ऐसे ही कुछ 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं जो आपका कंपटीशन का लेवल तय करते हैं। उन पर वो विद्यार्थी बहुत अच्छे इन प्रश्नों को कर पाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से किताब को पढ़ा हुआ है, किताब के पाठों को समझा हुआ है, पाठ के हर एक पॉइंट पर गौर किया हुआ है, क्योंकि वो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मध्य से भी प्रश्न को घुमा दिया जाता है। अतिरिक्त प्रश्नों से जो विद्यार्थी वाकिफ है, जानता है, उसके लिए ये प्रश्न जो होते भले ही वो उच्च चिंतन वाले हों पर वो आसान हो जाते हैं। और ये प्रश्न कितने आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, 2 प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर के, तो 2 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। तो इस तरीके से 7 नंबर का होता है, 5 नंबर के बहुविकल्पीय होते हैं और 2 नंबर के ऐसे बहुविकल्पीय होते हैं जो कि थोड़ा सा चिंतन मनन लेते हैं। तो ये 7 नंबर का गद्य खंड हुआ। आगे है काव्य खंड। काव्य खंड भी 7 नंबर का है। तो क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय है। यहाँ पर भी कविताओं से जो काव्य जो पूछे जाएंगे, जैसे हमने पठित गद्यांश लिया तो पठित गद्यांश क्षितिज से आ जाएगा, वैसे ही पठित
पद्यांश जो है, मतलब जो काव्य खंड है उसमें पठित पद्यांश काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, तो ये 5 नंबर निर्धारित हैं। क्षितिज से ही जो निर्धारित कविताएं हैं जो आपको दी गई हैं उनके आधार पर 2 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो उच्च चिंतन वाले होंगे। मैं आपको बता चुकी कि ये किस तरीके के प्रश्न होंगे, और ये 2 नंबर का होगा। तो 7 नंबर का गद्य खंड, 7 नंबर का काव्य खंड। तो गद्य और काव्य हमारा टोटल जो जाएगा वो 14 नंबर का जाएगा। तो यहां तक हमने क्या देखा, हमने अपठित गद्य और पद्य देखा जो कि 5-5 नंबर का। 16 नंबर के हमने बहुविकल्पीय व्याकरण पर आधारित प्रश्न देखे, जिसमें आपके रचना के आधार पर वाक्य थे, पद परिचय, वाच्य और अलंकार देखे। इसके बाद हमारे गद्य खंड में हमने देखा कि 7 नंबर का आता है 5 प्रश्न जो बहुविकल्पीय, 2 प्रश्न जो उच्च चिंतन वाले। ऐसे ही काव्य खंड में 5 प्रश्न बहुविकल्पीय और 2 प्रश्न उच्च चिंतन वाले। इसके बाद क्षितिज और कृतिका से ऐसे प्रश्न आते हैं जो वर्णनात्मक होते हैं, जो 1 नंबर से अब ऊपर उठ जाते हैं, जो 3 नंबर और 4 नंबर की श्रेणी, मतलब 2 नंबर या 3-4 नंबर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के क्षितिज से या पूरक पुस्तक के कृतिका से ये प्रश्न लिए जाते हैं, या नहीं लिए ही जाते हैं। तो सबसे पहले गद्य खंड में देखते हैं। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से, निर्धारित पाठ देखिए, बार बार इस पंक्ति, इन 2 शब्दों को पढ़ते जाना, निर्धारित पाठ। ये 2 शब्द आपकी शंकाओं को दूर करेंगे, मतलब जो पाठ हटा दिए उनको दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। तो निर्धारित पाठों पर जो विषय वस्तु, ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति के आधार पर आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो 3 प्रश्नों के अंक जो निर्धारित होंगे वो 2 अंक का 1 प्रश्न होगा, मतलब 3 प्रश्न होंगे 6 अंकों के। लेकिन वो विकल्प सहित है, मतलब उसमें विकल्प दिया जाएगा, विकल्प सहित है। जो शब्द सीमा होने वाली है वो होगी 25 से 30, और विकल्प में जो 4 प्रश्न आएंगे उसमें से आपको 3 करने होंगे। समझ पा रहे हैं? पूरक पुस्तिका, कृतिका और पाठ्य पुस्तिका क्षितिज में से आपको अब जो आएंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न आने वाले। अभी तक आप बहुविकल्पी देख रहे थे, अब कुछ लिखने वाले आएंगे, वर्णन करने वाले आएंगे। तो क्षितिज में से जो पाठ आपको निर्धारित है उसमें से 4 प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक, 3 आपको करने होंगे। उन 3 प्रश्न में से हर प्रश्न के जो अंक है वो 2-2 नंबर के हैं। इस तरीके से 6 नंबर के ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि वर्णनात्मक होंगे क्षितिज से। अब काव्य खंड से, क्षितिज का ही गद्य खंड हो गया, क्षितिज का काव्य खंड हो गया। तो काव्य खंड में क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों को वही काव्यबोध जो होगा उसको परखने हेतु 3 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 प्रश्न करने होंगे। तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के आधार पर होंगे, मतलब ये 6 नंबर के होंगे। ये जो 20 अंक दिए हैं, मतलब ये जब पूरा हम वर्णनात्मक पढ़ लेंगे तो वो टोटल 20 नंबर का होगा। तो जो शब्दों की सीमा होगी, मतलब आप जो लिखेंगे, जैसे कई बार हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम 2 नंबर में कितना लिखेंगे, हम 4 नंबर में कितना लिखेंगे। तो पंक्तियां गिनने की जगह हमें शब्द सीमा का पता होना चाहिए, हमारे शब्द कितने होंगे। तो 25 से 30 शब्द आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे उन प्रश्नों में। तो आगे देखिए, अब ये हो गया आपके पूरक पुस्तिका कृतिका। कृतिका से जो निर्धारित पाठ आपको बताए गए हैं उसमें जो विकल्प दिए जाएंगे, वो प्रश्न जो होंगे वो होंगे 3, करने होंगे आपको 2, किंतु अंक बढ़ जाएंगे। एक प्रश्न होगा आपका 4 नंबर का, तो 2 प्रश्न होंगे आपके 8 नंबर के। अब आपने 2 नंबर के प्रश्न में 25 से 30 शब्दों को लिखा, तो 4 अंक में आप कितना लिखेंगे, बढ़ा दीजिए भाई। अब आपको 50 से 60 शब्दों को लिखना होगा, तब आपके जाकर कितने हो जाएंगे, 4 अंक आपके निर्धारित हो गए एक प्रश्न पर। ये आपसे पूछे जाने वाले हैं कृतिका से। तो कृतिका में प्रश्न संख्या तो कम हो जाती है, लेकिन अंकों की संख्या, अंकों का विभाजन या अंक जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा कि गद्य में और काव्य में दोनों में जो प्रश्न पूछे गए वो 3 प्रश्न पूछे गए, 4 आएंगे, 3 करने पड़ेंगे, और शब्द सीमा 25 से 30 होगी, 2-2 अंकों के होंगे। कृतिका से 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके अंक 4-4 होंगे, और शब्द सीमा हो जाएगी 50 से 60। तो ये यहाँ पर जो हमने किया ये हो गया वर्णनात्मक प्रश्न, जो ये गद्य खंड, काव्य खंड और आपके कृतिका से लिए गए।
अब आता है कुछ ऐसा भाग लेखन का, कुछ रचनात्मक आ जाता है। तो लेखन का भाग भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कई बार हमें विचलित भी कर देता है। लेकिन यदि आपके शब्द इतने आकर्षक हैं, शब्द इतने प्रभावशाली हैं, सामने वाले पर प्रभाव डाल देते हैं, आप इतना अच्छा ईमेल लिखते हैं, इतना अच्छा संदेश लिखते हैं, इतनी बढ़िया आप लघु कथा लिखते हैं, सामने वाले को आपको आकर्षित करना है, आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, सामने वाला पढ़कर मंत्र मुग्ध हो जाए कि क्या लिखा है। इसके लिए अभ्यास तो करना होगा, हमें शब्दकोश अपना हिंदी में बढ़ाना होगा। आपके शब्दकोश ही आपकी प्रभावशीलता को भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार जो हैं वो मतलब कुछ ऐसा दिया जाएगा जहाँ पर आपके विचार उपस्थित होंगे, आपको खुद आप सोच समझकर आप लिखेंगे। प्रकट करने के लिए, आपकी क्षमता को परखने के लिए आप कितना सोच सकते हैं, आप कितना लिख सकते हैं। तो कुछ बिंदु वहाँ पर निर्धारित होंगे जो आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़े होंगे। कुछ यहाँ पर विषय, आपको 3 विषय दिए जाएंगे, उन 3 विषय दिए जाएंगे, किंतु एक विषय पर आपको क्या लिखना है, 120 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। इतना सब कुछ दिया, इतना नहीं घबराना, मेरी भाषा में सुनिए। आपको एक अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद चुनने के लिए 3 विषय दिए जाएंगे, 3 विषय में से आप एक अनुच्छेद, अपना विषय चयन करेंगे कि इसमें से आप बहुत अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद जो आपकी खुद की रचनात्मकता को दर्शाएगा, आपके दिमाग में जो भी उस विषय से संबंधित आता है, अच्छा आप वो लिखने का प्रयत्न कीजिए। ये होगी आपकी कार्यकुशलता, आपका कौशल। फिर कितना आप लिखोगे, ये भी बड़े दिमाग की बात है कि हम कितना लिखेंगे। तो 120 शब्द गिन लीजिएगा, 120 शब्द आपके उस अनुच्छेद में होना चाहिए। तो ये कितने नंबर का होगा अनुच्छेद, 6 नंबर का होगा। तो याद रखिए, ऐसा लिखिए कि 6 के 6 नंबर आपको मिल जाए। इसी में लेखन में ये तो का हो गया, का प्रश्न हो गया, का नंबर का। खा में क्या होता है कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में से कोई एक पत्र आता है, वो पत्र आपको लिखना होगा और विषय भी आपको दिए जाएंगे कि औपचारिक अनौपचारिक विषयों पर किसी एक विषय पर, या तो औपचारिक और जो कैसा होगा, अभिव्यक्ति क्षमता पर केंद्रित होगा, मतलब किस तरीके से लिख रहे हैं। औपचारिक अनौपचारिक में से कोई एक प्रश्न आप करेंगे, मतलब एक पत्र आप लिखेंगे, वो पत्र भी जो कैसा होगा, 100 शब्दों में होगा। आप पत्र लिखें तो आपको ये लगे कि आपने उसका पूरा प्रारूप सही लिखा है, जितने पैराग्राफ में वो जाना चाहिए था कंटेंट, उतने में गया है। फिर आप उस पैराग्राफ के शब्दों को गिन लीजिए, क्या वो 100 शब्दों के लगभग है, मतलब आपने पूरा कंटेंट लिख चुके हैं। तो ये इतना उन्होंने समय सीमा आपको दे दी है। तो इन शब्द सीमा आपको दे दी है, समय सीमा तो ऑलरेडी निर्धारित ही है, उसकी तो बात करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। 100 शब्दों में आपको औपचारिक अनौपचारिक पत्र में लिखना है, 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। आपका अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का है और पत्र 5 नंबर का है। जो गा आएगा लेखन में, वो देखिए, वो होगा आपका विकल्पात्मक, मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है, या तो ये करिए या ये करिए। तो पहला क्या है, उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन लिखना है। कोई उपलब्धि के लिए आपको, अपने आचरण के लिए, मतलब अपनी उपलब्धि हेतु कोई ऐसा आएगा आपको जो उपलब्ध रिक्ति के लिए, मतलब आप उपलब्धि प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना है, 80 शब्दों में आपको लिखना है स्ववृत्त लेखन, अपने आचरण पर आधारित लेखन, अपनी उपलब्धि हेतु। फिर भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये प्रश्न छोड़ो। नीचे क्या दिया है, विविध विषयों पर आधारित 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लिखना है आपको, अनौपचारिक नहीं। आप किसी संस्था को लिखेंगे, ये ऑफिशियल जाएगा, तो आपको ईमेल लिखना है कि ऑफिशियल ईमेल आप कैसे लिखोगे। विविध विषयों पर आधारित विषय आपको वहां पर दिए जाएंगे जिसमें आपको ईमेल लिखना है। यदि ये प्रश्न आपको नहीं समझ आ रहा, आप क्या अपने बारे में क्या लिखेंगे उपलब्धि के लिए, तो ये आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि आपको ईमेल लिखना है। ईमेल का विषय क्या होगा, वो विषय आपको पेपर में दिया जाएगा। अब घ नंबर पर क्या आता है, विषय से संबंधित 60 शब्दों के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन होगा। कोई आपको विज्ञापन दिया जाएगा, मतलब कोई ऐसा विषय दिया जाएगा जिस पर आपको क्या बनाना है, विज्ञापन बनाना है। उस विज्ञापन को, उस विषय से संबंधित कुछ लिखना भी, आपको लिखकर भी विज्ञापन बनाना है, जो कि 60 शब्द होंगे जहां पर आप कुछ विज्ञापन के बारे में लिखोगे। एक बहुत अच्छा, सुंदर सा, आकर्षक आप विज्ञापन बनाएंगे। विषय आपको पेपर में दिया जाएगा। या अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप करिए संदेश लेखन। कोई संदेश भेजिए,
चाहे वो शुभकामना हो, पर्व त्योहार हो, विशेष अवसरों पर दिया जाने वाला कोई संदेश हो, ऐसा कोई संदेश, कोई विषय आपको दिया जाएगा जिस पर आप लोगों को क्या करोगे, संदेश भेजोगे। कोई शुभकामना पत्र बोल दिया जाए, आप किस तरीके से संदेश दोगे, किसी पर्व त्योहार पर आप संदेश कैसे बनाएंगे, है ना, शुभकामना पत्र बनाते ना, बड़ा सुंदर सा संदेश लेखन, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें भी 60 शब्द हैं, इसमें 80 हैं। इन दोनों में प्रश्नों में क्या है कि जो औपचारिक ईमेल होगा या फिर स्वव्रत आप लिखेंगे लेखन, वो 5 अंकों का होगा, और जो आप विज्ञापन बनाएंगे या फिर कोई भी आप संदेश लेखन करेंगे वो 60 शब्दों का है, इसलिए वो कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि आपने लेखन को पूरा किया, अब देखिए यहाँ पर आप 20, फिर वहाँ पर आपने लिए थे 7-7 14 ले लिए थे, फिर आप इतना, आप जब आप टोटल करेंगे पूरा जितना यहाँ पर आपने किया है, पूरा आपका 20 अंक का प्रश्न पत्र ही आपको मिलेगा, 80 अंक का प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। जितना हमने देखा, हमने आप पठित गद्यांश 5-5 नंबर के, फिर 16 नंबर का वो देख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आ गए थे हम वर्णनात्मक, वो पठित आप पठित गद्यांश में, पठित गद्यांश और आप पठित गद्यांश में आ गए थे, पद्यांश और गद्यांश में, जहाँ पर आपने देखा कि बहुविकल्पिक और विचारात्मक प्रश्न 7-7 नंबर का वो हो गया। फिर हम वर्णनात्मक की तरफ आए थे, और वर्णनात्मक में हमने कितने नंबर लिए थे, वर्णनात्मक में भी 6 और 4 नंबर का हो गया, 8 नंबर का हुआ था वो। फिर यहाँ पर लेखन की तरफ आए तो 20 नंबर का, यहाँ से टोटल मिलाकर हमारे 80 नंबर का प्रश्न पत्र तैयार होता है जो आपके पास जाता। अब ये 80 नंबर तो हो गए, किंतु 20 नंबर का क्या होता है ये 20 नंबर कहाँ जाते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे? ये 20 नंबर कहीं नहीं जाते, ये आपके ही हाथ में होते हैं। जब आपका आंतरिक मूल्यांकन, हमारा आंतरिक मूल्यांकन किया गया, तो उस आंतरिक मूल्यांकन में हमें अपने आप को कितना सुदृढ़ दिखाना है, कितना होशियार दिखाना है, कितना परफेक्ट दिखाना है, ये आपके ही हाथ में है। तो उसको कैसे लेंगे? ये 10-20 अंक जो हैं ये आपके हाथ में है। इसमें किसी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी रचनात्मक गतिविधि को खुद उभर कर आएगी। जो पढ़ा हुआ है वो बहुविधि आकलन, आपका मल्टीपल असेसमेंट जो होता है, जो आपकी ऐसी एक्टिविटी जो होती है सब्जेक्ट एनरिचमेंट वाली जो होती है, ये 5-5 नंबर की होती है। पोर्टफोलियो किस तरीके से आप अपनी कॉपियों को मेंटेन करते हैं, ये सब विद्यालयीन स्तर पर होता है। और श्रवण वाचन, क्लास में किस तरीके का पार्टिसिपेशन होता है, किस तरीके का व्यवहार होता है, आपका श्रवण और आपका बोलना दोनों कितने, क्योंकि हर टीचर चाहता है बच्चा उसको सुने, वो जो पूछे वो बोले, तो वो डिसाइड करता है ये बच्चा मेरा कितना परफेक्ट है। तो ये सारे के सारे अंक 20 नंबर आपके हाथों में है। आप अपना आंतरिक मूल्यांकन इतना अच्छा कीजिए कि आप ये 20 के 20 अंक लेकर चले जाएं। तो जब ये 20 अंक और 80 अंकों में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर आपका 100 नंबर जो होते हैं पूर्ण अंक, ये निर्धारित कर दिए जाते हैं, और आपको जो मिलता है रिजल्ट वो 100 अंकों पर ही आधारित मिलता है। तो इन सभी के लिए जो आपने यहाँ पर देखा, ये अंकों के विभाजन के बाद जब हमने सब कुछ देख लिया कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आ जाती है, अच्छा तो इतनी इतनी तैयारी करनी है, बिल्कुल करनी है। और आपको तैयारी हमारे साथ करनी है, हमारे चैनल के साथ करनी है। हम लोग मिलकर आपके साथ ऐसी प्लानिंग करेंगे आपको पढ़ाने के लिए कि उस प्लानिंग के साथ जब आप पढ़ोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। आप ना ही 10वीं से डरोगे ना उसके पेपर से डरोगे। तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने वाले हैं। आपकी मेहनत में हम बराबर आपके भागीदारी बनेंगे, और उसके लिए कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाए हम लोगों ने कुछ प्लानिंग भी की है। और वो प्लानिंग क्या है? हमारी टीचिंग प्लानिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको 1 शॉट वीडियो मिलेंगे हर एक चैप्टर से। हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो में आप देखेंगे कि आप एक बार में कम समय में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लोगे, पढ़ लोगे और समझ में भी आ जाएगा। जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपने सारे चैप्टर जितने आने वाले सबके 1 शॉट आपने पढ़ डाले। अब 1 शॉट आप पढ़ लोगे तो फिर आपसे ऐसा पूछा जाता है ना कि अब मैं प्रश्न पूछूंगा तो या पूछूंगी तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो 1, 2, 10, 50 नहीं 100 के 100 प्रश्न MCQ के तौर पर आपके सामने उपलब्ध कराए जाएंगे। आप उनके उत्तर दोगे। तो MCQ के जब हम प्रत्येक चैप्टर से हम 100 प्रश्न बनाएंगे तो आप सोचिए क्या कोई चैप्टर का कोई एक कोना, कोई एक पंक्ति, कोई एक भाग जो आपसे अछूता रह जाए? बिल्कुल भी नहीं। पूरा पाठ
आप रट चुके होंगे, आपको याद हो चुका होगा। जब हमारे 100 MCQ आप कवर कर लोगे तब हम पहुंचेंगे कि आपको पिछले साल के भी पेपर सॉल्व करवाए जाएं। आप पिछले वर्षों के पेपर भी सॉल्व कर लोगे। जब आप पाठों से पूरी तरीके से परिचित हो गए तो पिछले साल में जो कुछ पूछा है वो तो आपसे बन ही जाएगा। उसमें से ही कुछ ऐसा होगा कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठाएंगे और आपको उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब जब आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, वन शॉट पढ़ लिया, MCQ सॉल्व कर लिए, आपने पिछले साल के पेपर पढ़ लिए, साथ ही उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिए, तो फिर तो आप पर एक के बाद एक क्वेश्चन, मतलब कहते हैं उसको सुपर क्विक रिवीजन आपसे करवाया जाएगा। जब प्रश्न पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि ये प्रश्न कहीं अटक गए, कहीं आप याद था पर एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है। उस समय आपको याद दिलाने के लिए, आपको समझाने के लिए, शंकाओं के निवारण के लिए हम मिलेंगे आपसे लाइव सेशन में, आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास में आपके मिलेंगे हम और करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर। इतना सब कुछ प्लानिंग के सजाव आप पढ़ने वाले हो तो याद रखिए कि आपकी तैयारी हो जाएगी 100%। आप तैयार हो जाएंगे कक्षा 10वीं के पेपर के लिए, आप तैयार हो जाएंगे अपनी एक स्थान बनाने के लिए, आप तैयार हो जाएंगे एक उच्च श्रेणी तक जाने के लिए। तो ये सारी प्लानिंग के साथ पढ़ने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी के साथ, क्योंकि इसमें मिलने वाला है आपको हर एक विषय का ज्ञान। कक्षा 10वीं से संबंधित, कक्षा 12वीं से संबंधित, कक्षा 6वीं से 12वीं तक सारे बोर्ड का नॉलेज आपको यहाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो आप विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट पर, और जहां पर इसके अतिरिक्त यदि आपके पहचान में, आपके आस पड़ोस कहीं पर भी आप पढ़ने वाले हैं, आप तैयारी करने वाले लोगों को जानते हैं, आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं नीट, क्लैट, जेई जैसे और अधिक एग्जाम की, और आपको चाहिए बहुत ज़्यादा लाभ, आपको कोई सहारा दे, आपको कोई समझाए, तो आपको स्टेप अप एकेडमी में मिलेंगे बहुत अच्छे शिक्षक जो बहुत ही सरल माध्यम से आपके दिमाग तक वो सारे कॉन्सेप्ट पहुंचा देंगे जहां आपको डाउट रहता है। तो यहाँ होगा आपका डाउट क्लियर, और डाउट क्लियर करने के लिए आपको करना होगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।